सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है नीलू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस कहानी में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप से चित्रित किया है। लेखिका का जीवों के प्रति प्रेम था। उन्होंने अपने घर में ही कई पशु पक्षियों को पाला था। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। यानी कि ये जो कहानी है वो किन्होंने लिखी है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। उनका जो प्यार, उनको पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार था, तो उनके उस आधार पर उन्होंने ये कहानी लिखी है, जिसमें कौन है? एक नीलू है और उसकी माँ लूसी है, और उनके अनुभवों को उन्होंने इस कहानी में दर्शाया है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती। अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। तो हम देख सकते हैं जो नीलू की माँ लूसी है वो किस प्रकार से हमें दिखाई दे, यहाँ पे चित्र में हमें दिखाई दे रही है। वो कैसी है? बहुत ही हिरण के समान दिखती है और सांचे ढली हुई है देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि उनकी छोटी छोटी आंखें हैं और सजग बड़े कान हैं और रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली एक पूंछ है। तो हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कुत्तों से बिल्कुल अलग दिखने वाली जानवर थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढका जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पाकर दुकान तक पहुंच जाती। तो हम देख सकते हैं कि ये कहानी कहाँ की है? उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच जो मोटर मार्ग है, वहां पे जो एक रास्ता है वो एक समय में बंद हो जाता था जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। तो उस समय वहां पे जो दुकान थी, क्योंकि सारा सामान उस दुकान में मिलता था, तो इसलिए लोग क्या करते थे? लूसी के गले में रुपए बांध देते थे और जो सामग्री चाहिए होती थी वो उसकी सूची डाल देते थे और उसे एक चादर में बांधकर उसे भेज देते थे। और लूसी भी सारे रुकावटों को पार करते हुए दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो हम क्या देखते हैं कि दुकानदार क्या करता था? उसके गले में जो रुमाल, जो कपड़ा होता था, उसे खोलता था और उसमें जो सूची होती थी उसको देखता था और सामान बांधकर वापस से लूसी के गर्दन पर बांधकर उसे भेज देता था। तो लूसी ऐसे ही लोगों का सामान लेकर जाती थी, लेकिन कभी कभी तो उसे 2-3 बार चक्कर लगाना पड़ता था। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार सामान मंगाते हैं लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि अरे कुछ और भी चाहिए था, तो इस वजह से उसे दोबारा चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन उसे इस चीज का कोई क्रोध नहीं आता था, उसे कोई गुस्सा नहीं आता था। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही लोग उसके गले पे वो कपड़ा बांधते थे, वो वैसे ही तीर की तरह भाग के जाके दुकान में पहुंच जाती थी। लेकिन बीच रास्ते में उसे कौन दिखा था? लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक कुत्ता उसे दिखाई दिया, जिससे उसकी मैत्री यानी कि उसकी मित्रता हुई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया,
किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। फिर हम क्या देखते हैं, कुछ ही दिनों में लूसी के 2 बच्चे होते हैं, उसमें से एक जो है वो मर जाता है ज्यादा ठंड के कारण, लेकिन जो दूसरा है वो भी ठुठुराते हुए अपना जीवन जी रहा होता है। फिर 4-5 दिन के बाद बच्चे को छोड़कर लूसी फिर से वो काम दोबारा करने लग गई, सामान ले जाना ले आना। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर हम क्या देखते हैं, एक संध्या यानी कि एक शाम को जब लूसी जाती है तो वापस लौटकर नहीं आती। तो बहुत ठंड के कारण जो कुत्ते होते हैं वो लकड़बग्घे को सूंघ नहीं पाते कि वो आसपास है या नहीं। तो इसका फायदा उठाकर लकड़बग्घे क्या करते हैं, उनको अपना खाना बना लेते हैं, यानी कि उन्हें मारकर खा जाते हैं। तो लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डालियां में रख दिया, जहां वह मां के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। तो हम क्या देखते हैं कि अब लूसी की मौत हो गई है, तो उसकी मौत में सब रोते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा रोना चाहिए था, जो उसका बच्चा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, वो केवल दूध के लिए चिल्लाता है। तो उसे क्या करते हैं, दूध का जो पाउडर होता है उसे दूध बनाकर उसे पिलाते थे, लेकिन उसे अपनी माँ का जो पेट की जो गर्माहट है वो महसूस होती थी कि वो नहीं है। तो वो क्या करते थे, एक डलिया में यानी कि एक टोकरी में कोमल ऊन से बने एक कपड़े को वहां पे लगा के उसको सुला देते थे। तो उस डलिया में जब वो उसको देखते थे तो कैसी लगती थी, वो गेंद की तरह दिखती थी। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छां में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के सामने सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए, नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। तो ये जो विशेषता बताई जा रही है, जो लूसी का बच्चा है उसके बारे में बताई जा रही है कि उसका रंग कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी पूंछ कैसी थी। तो इस प्रकार का विषय उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। यानी कि अब उसकी आकृति विशेषता तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका बल और स्वभाव भी बहुत अच्छा था। और जब वो रात में एक बार भौंकता था तो वातावरण को बिल्कुल ही कंपन, यानी कि इतना डरावना लगता था, क्योंकि वो बहुत जोर से भौंकता था, तो वातावरण में एक कंपन सी महसूस होती थी। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अल्भ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। तो हम क्या देखते हैं, जो नीलू है वो बहुत ही अच्छा कुत्ता है। यानी कि वो कैसा है स्वभाव में, अगर उससे कोई झगड़ा कर लेता था तो अगर उसको हम बोलते थे कि खाना खाने आ जाओ, लेकिन वो तब तक नहीं आता था जब तक उसे मनाने ना जाए। तो वो इस प्रकार का कुत्ता था।
विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। तो वो कहाँ पे बैठा रहता था? जो लेखिका है उसके ही बरामदे के बाहर वो कई वर्षों से उसने अपना स्थान बना लिया था। वो वहीं पर बैठा रहता और वहां के आने जाने लोगों का निरीक्षण यानी कि उनको देखता और परखता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। तो जो भी परिचित यानी कि जो भी लेखिका को जानते थे लोग, जो लेखिका से मिलने आते थे, वो सभी लोगों को जानता था जो उनके जान पहचान के थे। लेकिन अगर कोई पराया व्यक्ति आता था तो वो क्या करता था? धीरे धीरे गेट के सामने जाके चुपके से खड़ा हो जाता था। तो लेखिका को ऐसा लगता था कि जैसे कोई मित्र है उसका। और जैसे ही लेखिका का कहीं बाहर जाने का समय होता था और वो चिल्ला के कहती थी कि आ रही हूँ, यानी कि उसे पता चल जाता था कि जो लेखिका है वो बाहर जाने वाली है। तो वहीं पे वो अपनी जगह पे स्थान पे खड़ा हो जाता था। तो वो उस स्थान पे जाके बैठ जाता था, अपने निश्चित स्थान पे जाके बैठ जाता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। यानी कि अब हम जानते हैं कि कुत्तों को भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना अच्छा था कि ऐसा लगता था कि जैसे उसे भाषा का ज्ञान है। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही है, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। तो हम क्या देखते हैं, अगर कोई उसे ऐसे बोल देता था कि गुरुजी बुला रही हैं, यानी कि जो लेखिका है अगर वो बुला रही है, तो वो ये सुनकर 4 दीवारों कूदकर फटाफट उनके कमरे में चला जाता था। और जब वो बोलती थी कि नहीं कुछ काम नहीं है, तो वो क्या करता था? थोड़ी देर मूर्ति की तरह खड़ा रहता था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेखिका उस कुत्ते से मिल रही है। तो ये उसी का चित्र दिया गया है बच्चों। और कई बार तो ऐसा होता था कि जब वो मूर्ति की तरह खड़ा रहता था तो लेखिका का तो आभास नहीं होता था कि आसपास कोई है उनके, तो वो भूल जाती थी कि वो आसपास उनके स्टैचू बनके, मूर्ति बनके खड़ा हुआ है। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। यानी कि जो उनकी माँ थी और जो उनके पिता थे वो बहुत ही क्रोधी रूप के जंतु थे, यानी कि कुत्ते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो कुत्ता है उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं पाई जाती थी। वो आज तक किसी भी जानवर से ऐसे झपटा नहीं है। अब कुत्ते कैसे होते हैं, किसी जानवर को देखते हैं तो उस पर झपट जाते हैं, उस पर भौंकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। और ये देखकर मैं लेखिका नहीं, जो उसको देखते थे आसपास के लोग, वो भी आश्चर्य हो जाते थे कि अरे ये कैसा कुत्ता है, इसको कुछ कभी क्रोध ही नहीं आता, कभी हिंसा ही नहीं करता ये। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरिया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शाश्वकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शाश्वक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दोनों नीलू उन सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। तो हम क्या देखते हैं कि जो लेखिका है उनके जो रोशनदान यानी कि जो उनके पास खिड़की है उनके घर में, वहां पे एक गौरैया ने तिनके से घोंसला बना रखा था और उसने क्या किया था, बच्चे दे रखे थे। तो उनको वो घोंसला देखकर उसे तोड़ने का मन यानी कि हटाने का मन नहीं करता था। तो कुछ दिनों बाद जब उसने अंडे दिए तो उसमें से जब बच्चे निकले तो बच्चे क्या करते थे, उड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे थे तो वो उड़ नहीं पाते थे। वो क्या करते थे, गिर जाते थे। तो उनकी देखभाल कौन करता था, नीलू करता था। उनको देखता था
कि कोई और बिल्ली कुत्ता उन्हें खा ना जाए, और उसके डर से कोई उनके पास आता भी नहीं था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए मैं उन्हें हौले से मुख से दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता था, मेरे हाथ में देखकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। फिर हम क्या देखते हैं कि जब वो बच्चे नीचे गिर जाते थे तो नीलू क्या करता था, अपने मुख में उन्हें दबा के लेखिका के पास ले जाता था और वो कहता था, मतलब इशारा करता था कि इन्हें वापस उसमें घोंसले में डाल दो। और जब तक वो नहीं डालती थी तब तक वो उन्हें आराम से धीरे से मुंह में दबा के रखता था, और जब वो डालती थी तो प्रतीक्षा करता था कि जब वो डल जाएंगे तो ही वो वापस जाएगा। और चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो हमेशा लेखिका का बाहर उसी जगह पर इंतजार करता था। और लेखिका के पास जो पशु पक्षी थे जिस पिंजरे में बंद थे, उस पिंजरे को ताड़ता रहता था, देखता रहता था और सभी पशु पक्षियों का निरीक्षण करता रहता था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंडर का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। तो हम क्या देखते हैं, जब सब सो जाते थे गर्मियों में तो वो क्या करता था, बाहर लॉन में बैठ जाता था, और अगर सर्दी होती थी तो बरामदे में जाके बैठ जाता था। और रात में कई बार वह कंपाउंडर और पशु पक्षियों के घर के भी चक्कर लगाता था कि अगर कोई परेशानी है, कुछ मुसीबत है तो वो आके लेखिका को बता सके। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार लाने बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते पड़ोस के कंपाउंडर में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, जंगली बिल्ले मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। तो हम क्या देखते हैं कि जो लेखिका के घर में खरगोश थे वो क्या करते थे, बिल खोदने के चक्कर में ऐसे बाहर निकलते थे सबके सब। तो जो वहां पे बिल्ली थी वो उन खरगोशों को खा जाती थी। तो ऐसे हर खरगोश को बिल्ली का शिकार होना पड़ता था, क्योंकि वो तो हमेशा ये करते रहते थे बाहर निकलने के लिए। जब नीलू ने पत्तों की सरसराहट देखी तो उसे समझ आ गया कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, यानी कि कोई जानवर खरगोशों को खा रहा है। तो अब बिल्ली कुत्ते से डरती है, तो जैसे ही नीलू आता है तो वैसे ही वो बिल्ली वहां से भाग जाती है। अब उसने बिल्ली को तो भगा दिया, लेकिन खरगोशों को वो बाहर निकलने से नहीं रोक पा रहा था। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। फिर क्या देखते हैं, अब खरगोश बाहर ना निकले इसलिए वो पहरेदार की तरह बाहर खड़ा रहता था। तो इस वजह से उसे सर्दी से क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। और वैसे वो ऐसा जानवर था जो बिना कुछ परेशानी के कड़वी दवाई भी आसानी से खा लेता था और सुई भी आराम से लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और पकड़े चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वाले की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तो हम क्या देखते हैं कि एक बार दुर्घटना हो जाती है, लेखिका के साथ मोटर दुर्घटना हो जाती है, जिसकी वजह से अस्पताल से लोग आते हैं और उसे लेके जाते हैं। तो ये जब चीजें वो देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ दुर्घटना हुई है, यानी कि कुछ बुरा हुआ है। तो लोग देखते हैं कि नीलू की आंखों में, नीलू के चेहरे पे उदासी।
तो डॉक्टर से बात करके फिर कुछ दिनों बाद नीलू को लेखिका के पास ले जाया जाता है और फिर जब वो उनको देखता है तो उनको चारों तरफ से देखता है कि वो सही है या नहीं, फिर उनके पास ही जाके जमीन पर बैठ जाता है। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता, इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा। फिर हम क्या देखते हैं कि अब वो धीरे धीरे अस्पताल जाने लगता है, लेकिन अगर जिस दिन उसे अस्पताल नहीं ले जाते तो वो क्या करता था, अनशन पे बैठ जाता था। तो इस वजह से उसको बारी बारी से हर दिन अस्पताल ले जाया जाता था। वो भी अब किस में गिना जाता था कि मिलने आने वालों में गिना जाने लगा था। तो वैसे तो नीलू को कितने वर्ष का, 14 वर्ष का जीवन दान मिला था और अपने जीवन से मृत्यु तक वो लेखिका के पास ही था। और लेखिका अंत में फिर कहती है कि वैसे तो उन्होंने बहुत पशु पक्षी पाले हैं, लेकिन अगर उनकी बात का किसी को बुरा लग जाए, ऐसा अब कोई पशु, ऐसा कोई जानवर अब उनके पास नहीं है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने एक कुत्ते की कहानी को बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उसे पाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके घर के बाहर बैठा रहता था। उनमें ऐसा रिश्ता बन गया था कि वो उनसे नाराज हो सकता था, उन पे गुस्सा दिखा सकता था और वो उन्हें मनाने जाती थी। तो इस प्रकार का रिश्ता जानवरों से भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी भाषा, बेशक से वो हमसे बात नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे भावों को समझते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।